हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, है ना, बेसिकली हम इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमें इसका पार्ट 2 कवर करना है और चैप्टर है क्लास 10th की जो एसएसटी की सिविक्स की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाके पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको जो ये पार्ट 2 है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमने लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग होती क्या है, फिर हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, है ना, वहाँ पे क्या क्या चल रहा था डच और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका, तो अक्सर हमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है श्रीलंका के नाम पे, क्योंकि जब भी हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि श्रीलंका भैया इंडिया का ही पार्ट होगा, जब भी मैप में ऐसा दिखा रखा है ना, कहीं कभी लगता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका एक अलग देश है। ठीक है, एक अलग इंडिपेंडेंट आज़ाद कंट्री है। ठीक है, जिसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। अगर श्रीलंका के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ें, सबसे पहले तो वो एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, आइलैंड कंट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? सी से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको आप आइलैंड कंट्री बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़े तो श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ है। जैसे बेल्जियम की 1 करोड़ थी, इसकी 2 करोड़ है। ठीक है, फिर अगर हम इन 2 करोड़ की पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें से जो 74% लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो जो ये 7% लोग हैं यहाँ पे, वो क्या है? क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। कौन से धर्म से हैं? ईसाई धर्म से हैं, और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं। जो यहाँ पे 7% क्रिश्चियन लोग रहते हैं वो तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिन्हाला भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ का कंपोजिशन की भैया कौन कितने परसेंट क्या लैंग्वेज बोलता है। आगे अगर हम देखें तो जो अभी हमने पढ़ा कि जो 18% तमिल है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीलंका में ना 2 तरह के तमिल्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ तमिल्स हैं, तो आप उन दोनों टाइप्स के तमिल्स के नाम बताओ। तो आप बताओगे कि पहला टाइप है श्रीलंकन तमिल्स, जिनकी पॉपुलेशन है 13%, और फिर आते हैं टाइप 2 यानी कि इंडियन तमिल्स, जिनकी पॉपुलेशन है 5%। ठीक है, तो जो ये 18% तमिल है, इसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स और 5% इंडियन तमिल्स। देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं श्रीलंकन तमिल्स की बात करूं जो कि 13% है, तो ये वो तमिल हैं जो श्रीलंका में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, मतलब हज़ारों साल से ये श्रीलंका में रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडियन तमिल्स की बात करूं तो ये वो लोग हैं जो इंडिया से, ये वो तमिल्स हैं जो इंडिया से कहाँ गए हैं? श्रीलंका गए थे। इंडिया से श्रीलंका गए थे। अब क्यों गए थे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ा जूम करूं तो आप देखोगे ये। ठीक है, हाँ, ये इंडिया का जो साउथ पार्ट है, यहाँ पे है आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो एक टाइम पे जो इंडिया है, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन के। आपको पता है एक टाइम पर हम ब्रिटेन के गुलाम थे, यानी कि कॉलोनी थे। हमारी तरह श्रीलंका भी एक टाइम पर ब्रिटेन का गुलाम था, यानी कि कॉलोनी थी। दोनों ही देशों में ब्रिटेन का राज था, श्रीलंका में भी और इंडिया में भी। ठीक है, तो हुआ क्या कि श्रीलंका में ना काफ़ी सारे प्लांटेशंस हैं। प्लांटेशन मतलब काफ़ी सारे चाय के, कॉफ़ी के बागान होते हैं, जिनमें खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उन्हें लोगों की ज़रूरत थी, यानी कि लेबर्स चाहिए थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया से काफ़ी सारे लेबर्स लेके गए। कहाँ पे? श्रीलंका में। इंडिया से काफ़ी सारे लेबर्स कहाँ से लेके गए? श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि उनको प्लांटेशन में काम कराना था। अब इंडिया में कहाँ से लेके गए? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कौन रहते हैं? तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इंडियन तमिल्स की थी वो लेबर के रूप में कहाँ पहुँच गई, श्रीलंका पहुँच गई। अच्छा, आप कई बच्चों के मन में ये बेसिक सवाल आ सकता है कि सर तमिलनाडु से ही क्यों ले गए। देखो, अगर आप ध्यान से मैप देखोगे तो सबसे पास में क्या है श्रीलंका के, ये आपका श्रीलंका है और ये आपका इंडिया है पूरा। इंडिया में सबसे पास से कौन सा राज्य पड़ रहा है, तमिलनाडु ही तो पड़ रहा है। तो वो इतना लंबा ट्रैवल करके आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से या बाकी राज्यों से क्यों लेके जाएंगे। वो तो सबसे शॉर्ट रास्ता देखेंगे ना, जो सबसे छोटा रास्ता हो। तो इस वजह से वो तमिलनाडु से काफ़ी बड़ी जो लेबर्स की पॉपुलेशन थी उसको श्रीलंका में ले गए काम करने के लिए। अब एक बात बताओ, अब वो श्रीलंका में काम करने के लिए जा रहे हैं तो डेली आना जाना तो होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, फिर वहीं पे रहना शुरू कर देंगे श्रीलंका में। वहीं पे फिर उनकी जो आगे की फैमिली है, जनरेशन है, वो वहीं पे रहना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से एक पॉपुलेशन भारतीय तमिलों की श्रीलंका में पहुंच गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर हम आगे देखें तो ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि दो तरह के तमिल कौन थे, एक श्रीलंकन और एक इंडियन तमिल्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो ये श्रीलंकन तमिल्स थे ये कहाँ पे रहते थे, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते थे। यानी कि मान लीजिए ये श्रीलंका है, ठीक है, तो नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया। तो यानी कि जो ये वाला रीजन था, ठीक है, यानी कि ये इस इलाके में आपके जो तमिल्स थे वो रहते थे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से श्रीलंका के कौन से रीजन में या कौन से पार्ट में श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, तो आप बता दोगे नॉर्थ एंड ईस्ट, या फिर आप इसको नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा था, प्रॉब्लम क्या थी। देखो, जैसे हमने बेल्जियम का केस पढ़ा वैसे ही हमें श्रीलंका का केस भी पढ़ना है। अब देखिए श्रीलंका के केस में क्या था। देखिए श्रीलंका में जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को। ठीक है, और जो तमिल बोलने वाले लोग थे इसमें हिंदूज़ भी थे और मुसलमान भी थे। मतलब जो तमिल बोलने वाले लोग थे उसमें कई सारे लोग हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। ठीक है, जो तमिल बोलते थे। अब हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअली कि जैसे हमें 1947 में आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, श्रीलंका को मिलती है 1948 में। ठीक है, इनको आज़ादी मिलती है हमारे 1 साल बाद, ऐसे याद भी रख सकते हो। तो जब इनको आज़ादी मिलती है तो यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्शन होते हैं ना तो इलेक्शन में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है यहाँ पे जो इलेक्शन में लड़ती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली क्या करती है, जो यहाँ पे 74% लोग हैं जो सिन्हाला लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करने वाली बातें करती हैं, प्रोमिसेस करती हैं। मतलब जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उतरती हैं उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज किसको सपोर्ट करती है ज़्यादा, जो 74% सिन्हाला है उनको, उन्हीं की हक की बात करती थी, उन्हीं के फ़ायदे की बात करती थी। तो इस तरीके से वो जीत गई। भाई वो डेमोक्रेसी में क्या होता है, भाई एक तरफ 74% लोग हैं, एक तरफ 18% लोग हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 74%। तो 74% लोगों की उन्होंने बात की और उनके फ़ायदे की बात करके वो चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीतने के बाद जो पावर में आई है ना, जब वो लोग जो चुनाव जीते वो पावर में आए तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मेजॉरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका का मतलब होता है कि भाई देखो, मेजॉरिटेरियनिज़म मतलब कि जब आप ऐसे प्रोमिसेस करो या आप ऐसे वर्क करो, ऐसे काम करो या ऐसे एक्शन लो जिससे केवल जो मेजॉरिटी में है यानी कि जो नंबरों में ज़्यादा है उसी को फ़ायदा मिले, उसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज़म। मतलब जब देश की गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाए, ऐसे लॉज बनाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो केवल देश के उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उन लोगों को जो है लाभ पहुंचाते हैं जो कि नंबरों में ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका में नंबरों में ज़्यादा कौन है, सिन्हाला 74%। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी जो किसको सपोर्ट करती थी, किसके फ़ायदे की थी, बस 74% की। और जो बचे 18% तमिल थे उनकी तो उन्होंने बात ही नहीं की, उनको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इसी को बोला गया मेजॉरिटेरियनिज़म। ठीक है, अब श्रीलंका को आज़ादी मिलती है 1948 में, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर जैसे ही वो लोग चुनाव जीतते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग, वो क्या कर लेते हैं, सरकार में आ जाते हैं। सरकार में आने के बाद वो क्या करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, गवर्नमेंट ऐसी जो है लॉ लेकर आती है, पॉलिसी लेकर आती है
जिससे वो सिन्हाला सुप्रीमेसी, मतलब ये साबित करना चाहते थे वो उन कानून से कि भैया यहाँ पे सब किसकी चलेगी, सिन्हालाओं की ही चलेगी। मतलब जो भी लॉज बनेंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनेंगे, वो सिन्हालाओं के फ़ायदे के लिए बनेंगे, बाकियों से हमें मतलब नहीं है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि भैया यहाँ पे कंट्री को आज़ादी मिलती है 1948 में श्रीलंका को। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कुछ पार्टीज़ जो हैं केवल 74% जो सिन्हाला है उन्हीं की बात करती है, ठीक है। और उन्हीं की बात करके वो चुनाव जीत जाते क्योंकि नंबरों में सिन्हाला ज़्यादा थे। जीतने के बाद वो लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसे ऐसे लॉ लेकर आते हैं जो केवल किसको फ़ायदा पहुंचाते थे, सिन्हाला लोगों को। और जो 18% तमिल थे उनको इग्नोर कर दिया गया, उनकी बात नहीं की गई। तो इससे वो क्या साबित करना चाहते थे कि भैया श्रीलंका में केवल सिन्हाला की ही चलेगी, सबसे ऊपर कौन है, सिन्हाला। तो इसी को सिन्हाला सुप्रीमेसी भी कहा गया। आगे देखें तो देखो, हमने अभी पढ़ा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी सारे ऐसे लॉज बना रही थी, ऐसी पॉलिसीज़ बना रही थी जो किसको फ़ायदा पहुँचाते थे, सिन्हाला लोगों को। तो वो पॉलिसीज़ थी क्या, वो कानून थे क्या, वही हमें बताना है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछ लेते हैं कि बताओ, जो 1956 में एक एक्ट आया था, एक कानून लेकर आई थी श्रीलंका की गवर्नमेंट, उस एक्ट के बारे में बताओ, ठीक है। तो आप बताओगे सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका की। भाई वहाँ पे तो तमिल भी थी, वहाँ पे तो तमिल भी थी, लेकिन उन्होंने तमिल को कर दिया इग्नोर। और तमिल को साइड करते हुए उन्होंने केवल सिन्हाला को ही अपने पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मतलब जितने भी सरकारी काम होंगे या बाकी काम होंगे वो किस में होंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सिन्हाला में होंगे, ठीक है। जिससे तमिलों को दिक्कत होने लगी। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि जो भी एग्ज़ाम्स होते थे गवर्नमेंट जॉब के, जैसे हमारे देश में कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एसएससी वगैरह के या यूपीएससी के, जो सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इन्होंने क्या करा कि जो सिन्हाला कैंडिडेट्स थे, है ना, जो सिन्हाला कैंडिडेट्स थे, सिन्हाला छात्र थे जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो किसको फेवर करती थी, किसके ज़्यादा सपोर्ट करती थी, जो सिन्हाला लोग थे। चाहे वो किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन हो, प्रोफेसर की, लेक्चरार की, या फिर सरकारी नौकरियां हो, हर किसी चीज़ में वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, फेवर कर रहे थे, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। और जो 18% तमिल थे उनको वो कम्प्लीटली इग्नोर करते जा रहे थे, साइडलाइन करते जा रहे थे, ठीक है। तीसरा काम इन्होंने क्या किया, जो सिन्हाला लोग हैं, हमने भी पीछे पढ़ा था कि सिन्हाला लोगों का रिलीजन क्या है, बुद्धिज़्म। इन्होंने कहा कि अब से हमारी जो स्टेट है, मतलब स्टेट का मतलब होता है सरकार, जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ बुद्धिज़्म, जो कि सिन्हाला लोगों का धर्म है, उसकी रक्षा करेगी और उसको फॉस्टर भी करेगी, मतलब उसे और प्रमोट करेगी और बढ़ाएगी। भाई जो तमिलों का धर्म था उनका क्या हुआ, तमिल्स का भी तो धर्म था, है ना। क्या धर्म था, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों थे तमिल्स में, तो उनका रिलीजन का क्या हुआ, नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब वो क्या रहा था कि जो भी ये एक्ट बना रहे थे ये किसके फ़ायदे के लिए थे, केवल और केवल सिन्हाला लोगों के। चाहे वो लैंग्वेज हो सिन्हाला की चलेगी, चाहे वो रिलीजन हो सिन्हाला का चलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो वो सिन्हालाओं को मिलेंगी। तो मतलब हर तरीके से जो ये लॉज बना रहे थे वो किसको फेवर कर रहे थे, सिन्हाला लोगों को, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है कि जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी तमिलों के साथ, जब वो ये पॉलिसीज़ बना रही थी या जब उन्होंने इन पॉलिसीज़ को लागू किया, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए श्रीलंका में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग तमिल्स। तमिलों के अंदर एक ऐसी भावना आने लगी, एक ऐसी फीलिंग आने लगी, उनको मतलब एक वो लगने लगा कि हम भाई अलग हैं, मतलब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना। उनको अलगाव की भावना आने लगी एक तरीके से कि भैया हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है। फिर उन्हें लगा कि भैया कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे है श्रीलंका में, उन्हें तो तमिलों के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, ना उनकी लैंग्वेज, ना उनका कल्चर, कुछ नहीं। जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसकी बात कर रही हैं, केवल सिन्हाला लोगों की बात कर रही हैं, और हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हमारी लैंग्वेज का क्या, हमारे कल्चर का क्या, किसी को पड़ी ही नहीं, ऐसा तमिलों को लगने लगा, जो कि था भी सही। फिर उसके बाद जो ये सब होने लगा, तो देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब ये सब चल रहा था ना,
तो जो तमिल्स थे ना वो दो ग्रुप में बट गए। जो तमिल्स थे वो दो ग्रुप में बट गए। एक तमिल था जो कह रहा था कि सब कुछ शांति से हो जाएगा। एक तमिल कह रहा था कि शांति से कुछ नहीं होगा, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, वेपन। ठीक है, देखो अब हुआ क्या, जब श्रीलंका की गवर्नमेंट इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी तमिलों के साथ, तो तमिल लोग भी ना दो ग्रुप में बट गए। एक तमिल का ग्रुप था जो ये कह रहा था कि नहीं भैया शांति से हम बात करेंगे, सरकार को समझाएंगे, वो मान जाएंगे, मतलब गांधी वाले तरीके से, है ना, कि शांति से बैठ के बातचीत करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तमिलों का एक ग्रुप था जो कह रहा था नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें अपनी खुद की आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी, हमें अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, ये लोग प्यार से नहीं मानेंगे, हमें अपना खुद का एक देश बनाना पड़ेगा, तमिलों के लिए एक अलग देश बनाएंगे और वो लड़के हम लेंगे, है ना। तो ये एक तरीका था। तो तमिल भी आपस में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब जो पीस वाले तमिल थे वो तो बातचीत करते रहे, धीरे धीरे सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। हमें मेनली थोड़ा बहुत पढ़ना है वेपन वाले जो बेसिकली तमिल्स थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया। देखो हुआ क्या, अब कई सारे ऐसे ग्रुप बन गए श्रीलंका के अंदर, कई सारे संगठन बन गए श्रीलंका के अंदर, जो क्या कह रहे थे, जो कह रहे थे हमें एक अलग देश चाहिए, तमिलों के लिए हमें एक अलग देश चाहिए जिसका नाम क्या होगा, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। ठीक है, बेसिकली एलम मतलब होता है एक स्टेट, मतलब तमिलों के लिए एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद देश हमें चाहिए। उसी को कहा गया इंडिपेंडेंट तमिल एलम, कि भैया हमें एक आज़ाद अलग से देश दो। अब कौन सा देश, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट इलाके में तमिल्स रहते हैं, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका था ना पूरा, इसको ये एक अलग देश के रूप में मांग रहे थे कि भैया ये पूरा इलाका हमें दे दो, श्रीलंका से अलग करके इसको हम एक अलग देश बनाएंगे, है ना। तो अब आप ऑब्वियसली बात है कि ये बात जो है वहाँ की सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि भाई देश तोड़ने की बात है। तो वहाँ की सरकार ने ये बात मानी नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली वहाँ की जो आर्मी है और जो तमिलों में ऐसे ग्रुप बन गए थे जो एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे, उनके बीच में ये सिविल वॉर लगभग 1984 से लेकर 2009 तक चला। लगभग 20 साल से ऊपर ये सिविल वॉर चला, और इस 20 साल के वॉर में हज़ारों लोग मारे गए, सिन्हालाओं के भी हज़ारों लोग मारे गए, तमिल्स के भी, और कई सारे लोगों ने डर कर अपनी जान बचाने के लिए जो है अपना देश छोड़ दिया और दूसरे देशों में जाके रेफ्यूजी बन गए। बेसिकली दूसरे देशों में जाके उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ये सारे रिजल्ट आए। ठीक है, सिविल वॉर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब देश के लोग आपस में ही लैंग्वेज, जाति, कल्चर या किसी भी चीज़ के ऊपर लड़ना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। ठीक है, आगे देखिए मेजॉरिटेरियनिज्म, मैंने आपको इसका मतलब बताया है अभी कि a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of minority। बेसिकली मतलब यही है कि जो भी कुछ होगा वो मेजॉरिटी की मर्ज़ी से होगा, और भले ही उसमें माइनॉरिटी के लिए वो गलत हो, माइनॉरिटी को उसमें इनजस्टिस हो रहा हो, उनके साथ नुकसान हो रहा हो, वो मैटर नहीं करता है। मेजॉरिटी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कंट्री को रूल कर सकती है, इसी को बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। भले ही चाहे उससे कितना भी इनजस्टिस हो, कितना भी अन्याय हो, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो नंबरों में कम हैं, उनके साथ। ठीक है, डिमांड्स ऑफ तमिल, देखो अब जब तमिलों में कई सारे ग्रुप बन गए, ठीक है, तो वो डिमांड क्या कर रहे थे। ठीक है, पहला तो वो कह रहे थे कि जैसे आपने जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, वैसे ही आप हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड कि भैया हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, मतलब कई लोग मांग कर रहे थे कि हमें एक अलग देश चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, कई लोग कह रहे थे हमें एक अलग देश चाहिए, लेकिन कई लोग कह रहे थे अलग देश नहीं, मतलब आप हमें थोड़ी सी ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दो। मतलब जो ये वाला इलाका होगा ना नॉर्थ ईस्ट वाला, ये है रहेगा तो श्रीलंका का ही पार्ट, रहेगा तो श्रीलंका का ही पार्ट, अलग देश नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो कानून होंगे ना वो तमिलों के चलेंगे, मतलब तमिल जो होंगे उनको ज़्यादा अधिकार होंगे यहाँ पर फैसले लेने के, ना कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उनको। पार्ट श्रीलंका का रहेगा लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास रहेगी, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसके पास। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है, अगली चीज़ इन्होंने क्या डिमांड करी कि भैया जो जैसे अब तक जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें केवल सिन्हाला लोगों को ही ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है,
वो चीज़ अब ना हो, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, एजुकेशन हो, वो सभी को बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो सिन्हाला हो चाहे वो तमिल्स हो। तो ये 3 डिमांड्स थी बेसिकली। आगे हम पढ़ें तो नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब है कि पावर शेयरिंग को हम किस किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है पावर शेयरिंग को हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। मैंने भी पार्ट 1 में इसे समझाया हुआ है कि भैया गवर्नमेंट की पावर को आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शेयर कर सकते हैं, ये एक तरीका है। पावर शेयरिंग करने का दूसरा तरीका है कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड कर दो। ये भी मैंने बताया हुआ है कि भाई सेंटर गवर्नमेंट की जगह आप स्टेट और लोकल गवर्नमेंट भी बना दो और उन तीनों में पावर्स को इक्वली शेयर कर दो, ये एक तरीका है पावर शेयर करने का। तीसरा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करो। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब है बेसिकली कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कोई हिंदी बोलने वाला ग्रुप है, कोई गुजराती बोलने वाला ग्रुप है, कोई मराठी बोलने वाला ग्रुप है। तो ये जो अलग अलग लैंग्वेज के ग्रुप रहते हैं, इन सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करके इन सभी के साथ इक्वल पावर शेयर करना, मतलब सभी को बराबर के अधिकार देना, बराबर की राइट्स देना, ये सारी चीज़ें। तो इसको बोला जाता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो फिर आ जाता है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स। देखिए कई देशों में क्या होता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, लेकिन पावर शेयरिंग ये कहता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी, जैसे ए पॉलिटिकल पार्टी, बी, सी, डी, है ना। जैसे हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारी। तो पावर शेयरिंग क्या कहता है, ऐसी ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए और उनके बीच में पावर शेयर रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ही सारी पावर ना देकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वो सारी चुनाव लड़ें और उनमें से जो है जो पॉलिटिकल पार्टी जीते वही जो है बेसिकली डिसीजन ले। फिर उसके बाद पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स मतलब कैसे कि देखिए कभी कभार क्या होता है कि कई ऐसे प्रेशर ग्रुप, जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चले थे, उसमें क्या था कि कई सारे जो फार्मर्स ग्रुप थे, है ना, फार्मर्स एसोसिएशन कह लो, ग्रुप कह लो, उन्होंने क्या किया, भी सरकार ने कानून बनाया था जो उनको पसंद नहीं आया, उनको लगा कि वो गलत है, तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा। ठीक है, प्रोटेस्ट करके या बाकी दूसरे तरीक़ों से, मतलब बेसिकली लीगल तरीक़ों से सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और उस प्रेशर क्रिएट करके जो कानून था उसको हटवा दिया। तो इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। मतलब ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो सरकार पर अलग अलग तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं, दबाव क्रिएट करते हैं और कोई भी पॉलिसी जो है, जो सरकार बना रही है, उसको मैक्सिमम अपने जो इंटरेस्ट है उसमें लाने के लिए बेसिकली ये लोग काम करते हैं, है ना। ये अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे महिलाओं का एक ग्रुप हो सकता है, जो मज़दूर हैं उनका एक ग्रुप हो सकता है, जो फार्मर्स हैं उनका एक ग्रुप हो सकता है। तो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर प्रेशर क्रिएट करके पॉलिसीज़ को अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी में काफ़ी हद तक सही भी है। आगे हम देखें तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला रीज़न है कि जब भी आप पावर को शेयर करते हो ना, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस कम हो जाते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल दिया, अब तक हम बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं और श्रीलंका के बारे में भी पढ़ चुके हैं। बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने पावर को शेयर किया बेल्जियम मॉडल के थ्रू, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, उसने पावर को शेयर करने से मना कर दिया। सारी पावर किसको दे दी, जो सिन्हाला लोग थे उनको पावर दे दी, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। 20 साल तक वहाँ पे लड़ाई चली, इतने लोग मारे गए, इतना खून खराबा हुआ, इतना प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर आप पावर को शेयर करते हो तो उससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, वायलेंस होता है, हिंसा होती है। ठीक है, लोग मारे जाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार, है ना। तो अगर आप पावर को शेयर नहीं करते तो वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप पावर को शेयर करते हो तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और वायलेंस भी नहीं होगा। तीसरा,
देखिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री का कह सकते हो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि पावर शेयर होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी कभी भी पावर को एक हाथों में देने की बात नहीं करता, वो हमेशा से पावर को शेयर करता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, उस तरीके से। या फिर देखिए एक डेमोक्रेटिक रूल जो है उसमें पावर को शेयर किया जाता है उन लोगों के साथ जिससे उन लोगों को इम्पैक्ट होने वाला है। एक बात बताइए, सरकार ने कोई भी पॉलिसी बनाई, कोई भी लॉ गवर्नमेंट लेकर आई, वो लॉ अच्छा हो या वो लॉ थोड़ा कम अच्छा हो या बेकार हो या ख़राब हो, उस लॉ का सबसे पहले असर किस पे पड़ेगा? उस देश के सिटीजन्स पर, यानी कि हम लोगों पर। तो जब कोई चीज़ का असर हम पे होने वाला है, जब किसी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का इम्पैक्ट हम पर होने वाला है, तो क्या ये लॉजिकल नहीं बनता कि हमसे पूछा जाए, हमसे एडवाइस ली जाए, हमसे सलाह ली जाए उस लॉ को बनाते समय, क्योंकि हम सबसे पहले वो लोग होंगे जो उसके सही या गलत इम्पैक्ट को झेलेंगे। तो इसलिए ये लॉजिकल भी बनता है कि भैया जिसके लिए आप लॉ बना रहे हो उन लोगों से एक बार पूछ लो कि भैया जो लॉ बनाया जा रहा है कि मतलब ये ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी है। और साथ साथ डेमोक्रेसी में देखिए लोगों को राइट होता है टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। बेसिकली डेमोक्रेसी बात करता है लोगों की, मतलब जहाँ पे लोगों का राज हो, है ना, लोगों की सरकार बेसिकली। तो ऐसे में सरकार जो भी काम करे उसमें लोगों से पूछते रहना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। और अगर लोग किसी चीज़ को अगर पसंद नहीं कर रहे हैं या किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो सरकार को उसी तरीके से कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है बेसिकली वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब एक बार हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में पूछ रहा है ना कि बेल्जियम में, तो ध्यान दीजिएगा। मेजर कास्ट ग्रुप मतलब उस ग्रुप का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा नंबर में श्रीलंका में रहते थे। क्या क्रिश्चियंस थे? नहीं। तमिल तो थे लेकिन क्या क्रिश्चियंस थे? नहीं। क्रिश्चियंस तो केवल 7% थे, तो मेजर कैसे हुए? क्या बुद्धिस्ट और हिंदू थे? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। सिन्हाला और तमिल ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 74% सिन्हाला थे और 18% तमिल थे, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। उसके बाद कोई ऐसा स्टेप बताएं जो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने लिया है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही थी और जो बेसिकली टेंशन चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए। तो आप बता दोगे कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या लेकर आई? वहाँ की गवर्नमेंट बेल्जियम मॉडल लेकर आई। आई थिंक ये एक ही नंबर का है, ठीक है। तो आपको बस इतना लिखना होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट बेल्जियम मॉडल लेकर आई, जिसके थ्रू उसने पावर को शेयर किया जो डिफरेंट डिफरेंट जो रीजनल ग्रुप्स रहते थे उनके साथ, और इस तरीके से उन्होंने पावर को बेसिकली जो टेंशन्स थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। उसके बाद एक और एमसीक्यू, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करप्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग। मैंने अभी आपको बताया था हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग मतलब बेसिकली जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूप से पावर को शेयर किया हो। जैसे एक तो ये हो गया आपका लेजिस्लेचर, फिर हो गया एग्जीक्यूटिव, फिर होगा जुडिशरी। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वे में है। अगर वर्टिकल पूछे तो आप बता देना सबसे पहले सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। आप बता देना सबसे पहले सेंटर गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, ये होता है वर्टिकल। और फिर आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पूछा है तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आगे देखिए तो विच टू लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशनल्स। बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती थी? तो हमें इसका आंसर पता है, डच और फ्रेंच। सिंपल है। बेसिकली मेन रीज़न फॉर द एलिनेशन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। देखिए तमिलों को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था? एक नंबर का एक रीज़न बताना है कि भैया वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कैसी कैसी पॉलिसीज़ बना रही थी। उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया किसको? जो सिन्हाला थी। और स्टेट किस रिलीजन को प्रमोट एंड फॉस्टर करेगी? बुद्धिज़्म को। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जो वहाँ की गवर्नमेंट अपना रही थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा। ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब वर्टिकल पूछ रहा है, तो उसमें आप बता सकते हो
यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़। देखिए यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल फॉर एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज़। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ है। सिंपली आपको बेल्जियम मॉडल के बारे में बताना है कि कैसे उसने बेसिकली डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया, उसको रिस्पेक्ट करते हुए। तो आप बता दोगे कि भाई वहाँ पे सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ठीक है। फिर वहाँ पे जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रसल्स, वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी, फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। सभी गवर्नमेंट में इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया, और इस तरीके से जो डाइवर्सिटीज़ है उसको रिस्पेक्ट किया। बेसिकली आपको बेल्जियम मॉडल के बारे में बताना है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के बारे में आपको बताना है, जिसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ों का एक्सप्लेन करना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है कि इन तीनों का काम क्या होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी उसे चेक करता है। सिंपल चीज़ है। तो बेसिकली ये हमारा लेक्चर था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आई थिंक हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।